राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। तो आशा कर रही हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। तो आज पढ़ते हैं भारत भारती को। तो भारत भारती जो काव्य है यह है मैथिली शरण गुप्त का। तो सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहला है भारत भारती राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। तो राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और राष्ट्रीय कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस बात का ध्यान रखें आप सभी। जिसका प्रणयन उन्होंने 1912 में किया और यह 3 खंडों अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्यत खंड में विभक्त है। तो यह प्रश्न पूछा हुआ है एक बार परीक्षा में। इससे पूर्व 1909 में रंग में भंग लिख चुके थे। जयद्रथ वध भी इसी दौर की रचना है। ध्यातव्य है कि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं द्वापर, नहुस, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, किसान आदि बाद की रचना है। भारत भारती उनके शुरुआती साहित्यिक जीवन की रचना है, किंतु प्रभाव की दृष्टि से अन्य सभी रचनाओं पर भारी पड़ती है। गुप्त जी ने इस रचना का उद्देश्य बताया है कि वे हिंदू समाज के उद्बोधन के लिए कोई रचना लिखना चाहते थे। वे भूमिका में जिक्र करते हैं कि श्रीमान राजा रामपाल सिंह जी ने उनसे अनुरोध किया था कि जिस प्रकार उर्दू में हाली की रचना मुशद्दस है, वैसी ही उद्बोधन परक रचना हिंदुओं के लिए की जानी चाहिए। तो यह किसने किया था, यह भी प्रश्न पूछा है। तो यह श्रीमान राजा रामपाल सिंह ने किया था। तो 1907 ईस्वी में आचार्य द्विवेदी ने भी सरस्वती में एक लेख लिखा था। तो आचार्य द्विवेदी कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कवि और कविता, जिसमें उन्होंने कहा था कि उर्दू के हाली, नजीर और आज़ाद जैसा कोई कवि हिंदी में भी होना चाहिए जो भारतीय समाज को उद्बुद्ध कर सके। तो भारत भारती अपने प्रभाव में अत्यंत सफल रही। कहा जाता है कि इसे पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने भी हिंदी सीखी। कुछ लोगों ने इसे हिंदी की बिंदी कहा। उमाशंकर जोशी ने इसे आधुनिक युग की गीता कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि वह भारत भारती काव्य वह सोते हुओं को जगाने वाला है, भूलो हुओं को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुत्साहितों को उत्साहित करने वाला, यह स्वदेश प्रेम उत्पन्न कर सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारत भारती ने तत्कालीन शिक्षित जनचित्त की आशा आकांक्षा को बुभुक्षित होने से बचाया। इसने किसी बड़े आदर्श को प्रतिष्ठित तो नहीं किया, लेकिन जनचित्त को उसके प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर सजग व साकांक्ष बनाया। भारत भारती की प्रशंसा अज्ञेय ने भी की। वे लिखते हैं कि भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास भारत भारती में दिखाई देता है, वैसा किसी अन्य रचना में नहीं। भारत भारती ने जिस तरह समाज के हर वर्ग को छुआ, संवेदना के हर स्तर को झकझोरा और भावना मूलक, बौद्धिक व आध्यात्मिक सभी प्रकार के सरोकारों की पुष्टि की, वह अद्वितीय है। भारत भारती नवजागरण की चेतना का काव्य है। विचारकों में विवाद है कि इसमें सुनाई पड़ने वाला स्वर नवजागरण का है या पुनर्जागरण का। इसमें लेखन के समय तक नवजागरण अपने चरम स्तर पर पहुंचने लगा था। राजा राममोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारक अपने नजरिए से नवजागरण की धारणा प्रस्तुत कर चुके थे। जहां दयानंद सरस्वती अपने अतीत के स्वर्णिम पक्ष को अत्यधिक महत्व दे रहे थे, वहीं विवेकानंद भारतीय अतीत की महानता के साथ पश्चिमी भौतिकवाद का समन्वय करने में लगे थे। इसी सांस्कृतिक माहौल ने उस मानसिकता का निर्माण किया जिसकी अभिव्यक्ति भारत भारती में हुई है। इसमें भी नवजागरण के विभिन्न स्वर सुनाई देते हैं। कहीं कहीं आर्य समाज की अतीत प्रियता का स्वर मुखर हो जाता है, तो कहीं कहीं पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को सीखने की तड़प गहरी हो जाती है। इसी द्वंद्वात्मक मानसिकता से मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की है। इसका संदर्भ क्या, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती पुस्तक लिखने की प्रेरणा हाली और कैफी के मुशद्दसों से मिली। देश के भूत, भविष्य, वर्तमान से जुड़ी इस लंबी कविता के संबंध में प्रस्तावना में मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों की तीव्र आलोचना न होगी, तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने की समुचित रीति से आकृष्ट न होगा। विषय वस्तु के 3 खंडों में विभाजित यह कविता देश के अतीत और वर्तमान का मूल्यांकन करते हुए भविष्य के प्रति सबको सचेत करती है। संपूर्ण कविता की एक ध्येय पंक्ति है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे हम सभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, इसी के द्वारा संपूर्ण कविता की अभिव्यक्ति हुई। अतीत खंड में देश का गौरव गान है,
जिसमें भारतवर्ष की श्रेष्ठता, हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, हमारे आदर्श, आर्य स्त्रियां, हमारी सभ्यता, हमारी विद्या बुद्धि, साहित्य, वेद, उपनिषद, ग्रंथ, दर्शन, धर्मशास्त्र, नीति, ज्योतिष, अंक गणित, रेखा गणित, भाषा, व्याकरण, कवि और काव्य, कला, कौशल, शिल्प, चित्रकारी, संगीत, गुरुकुल आदि का यशगान हुआ है। भारत भारती नवजागरण के उद्बोधन का काव्य है। इसमें मूल चिंता यही व्यक्त हुई है कि जिस भारत का अतीत इतना गौरवपूर्ण है, वही आज इतना दुर्दशाग्रस्त क्यों है। जिस प्रकार भारत दुर्दशा में गौरवमय अतीत की पृष्ठभूमि पर त्रासत ब्रह्मांड का कंट्रास्ट दिखाया गया था, वैसा ही दुख भारती का लेखक महसूस करता है। इस उद्बोधन काव्य की संवेदना यदि सिर्फ 2 पंक्तियों में व्यक्त करनी हो तो वह है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। वर्तमान खंड में देश की वर्तमान बदहाल दशा देश की चर्चा है। कवि स्वयं लिखता है, जिस लेखनी ने लिखा है उत्कर्ष भारतवर्ष का, लिखने चली अब हाल वह उसके अमित अपकर्ष का। वर्तमान खंड के अंतर्गत देश की बदहाल व्यवस्था में कृषक नर नारी तो पिस ही रहे हैं, गोवध जैसे कुकर्म हो रहे हैं, लोग बेमौत मर रहे हैं, व्यापार अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया है और रईस को देश की कोई चिंता नहीं है। तुम मर रहे हो तो मरो, तुमसे हमें क्या काम है, हमको किसी की क्या पड़ी है, नाम है धनधाम है। रईसों के पुत्र तीतर लड़ाते हैं और व्यर्थ के झगड़े मोल लेते हैं। कभी शिक्षा की अव्यवस्था से भी क्षुब्ध है। बिकने लगी विद्या यहाँ, अब शक्ति हो तो क्रय करो, यदि शुल्क आदि न दे सके तो मूर्ख रह कर ही मरो। कभी साहित्यिक जगत को भी वर्तमान व्यवस्था में दोषी मानता है। कविता के संदर्भ में वह कहता है, यदि उद्देश्य कविता का प्रमुख श्रृंगार रस ही हो गया, उन्मुक्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया। कवि धर्म की अव्यवस्था और उसे चलाने वाले पंडों से असंतुष्ट है। कवि पंडों को लताड़ लगाता है। वे तीर्थ पंडे हैं जिन्होंने स्वर्ग का ठेका लिया है। निंद कर्म न एक ऐसा हो न जो उनका किया। मैथिली शरणगुप्त देश की इस वर्तमान दशा में आई कुरीतियों जैसे बाल विवाह, वर कन्या विक्रय, धनोपार्जन, अनैतिक अंध परंपरा, नशेबाजी आदि पर रोष व्यक्त करते हैं। भविष्यत खंड में कवि देश में चहुओर फैली दुर्व्यवस्था के प्रति जनमानस को सचेत करता हुआ उपाय सुझाता है कि इस संकट से उबरने का मार्ग प्रशस्त करता है। वह पूर्वजों के आत्मबल को याद करने की सलाह देता है, यथा किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। कवि का कहना है कि सभी आपस में वैर विरोध को त्याग कर एकता स्थापित करें। है कार्य ऐसा कौन सा साधे न जिसको एकता, देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति जिसको एकता। एक और है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। बहुत बार पूछा हुआ है। अंत में कवि लोगों में आशा का संचार करता हुआ प्रभु से प्रार्थना करता है कि हमारी आर्य भूमि पुनः कार्य भूमि बने एवं अपनी पुरानी महानता को महत्ता प्राप्त करे। तो ये था भारत भारती की विषय वस्तु। अब अतीत का विश्लेषण, पहले अतीत आता है, ये देखिए ऐसे है पूरा, थोड़ा बड़ा है, इसको बहुत बड़ा, इतना तो एक ही बार में एक ही वीडियो में पढ़ना हो नहीं पाएगा, फिर बोरियत होने लगी, कोई देखता है नहीं, पढ़ता है नहीं। तो ये है जिनको अगर पढ़ना भी हो तो वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। फिर अतीत खंड की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां अतीत खंड की। अतीत, वर्तमान और भविष्य खंड है। फिर वर्तमान खंड है, देख सकते हैं आप। विषय वस्तु इसकी पढ़ लिए हम लोग।
और ये है वर्तमान खंड की प्रमुख काव्य पंक्तियाँ। तो प्रमुख काव्य पंक्तियों को जरूर पढ़ें। फिर है भविष्यत खंड। 3 खंड है। ऐसे भाषा देखिए भारत भारती की। भविष्यत खंड की प्रमुख काव्य पंक्तियाँ थी। काव्य रूप, छंद योजना है ये। तो आपको ज़रूर पढ़ें, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेना चाहिए ताकि इसके विषय में पता तो रहे। तो अगर कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।